हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैंने कल एक वीडियो बनाया था लेकिन और उसको अपलोड करके इतना भी चेक नहीं करा कि जो है उसमें आवाज़ है या नहीं है, और वो सारा वीडियो जो है वो ख़राब हो गया। उसमें आवाज़ ही नहीं थी, सारी मेहनत ख़राब हो गई। तो चेक करके बनाया है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले टेस्ट करा था तो जो है वो ठीक था। तो आज आप लोगों के लिए मैं लिटरेरी टर्म्स का वीडियो जो है वो लेकर आई हूँ। लिटरेरी टर्म्स ये इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिटरेरी टर्म्स के लिए हैं, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर ये और कहना चाहूँगी कि देखिए, ऐसा है कुछ लोग जो है वो वीडियोस पे आकर ये लिख जाते हैं कि आपने जो है आरपीएससी के सिलेबस के बारे में आपने पुराना सिलेबस डिस्कस कर रखा है। तो मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अभी तो हम्बल ही कर रही हूँ, एक कि भाई आप लोग जो है वो वीडियो अगर कोई चल रहा है तो उसके आगे का भी देख लीजिए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ। अगर कोई सी भी चीज़ें नई होती हैं, कुछ भी जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं वो मैं ज़रूर बताती हूँ और उसे अपने उसमें ऐड भी करती हूँ। आरपीएससी के पुराना जो सिलेबस था वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था। उसके बाद जैसे ही आरपीएससी ने नया सिलेबस डाला मैंने उसको भी डिस्कस करा कि कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स उन्होंने दिए हैं, कौन से राइटर्स हैं एंड ऑल दैट। तो प्लीज़ अगर आप किसी को देखते हैं तो उसके आगे के भी वीडियोज़ देखिए, और ये भी ज़रूर देख लिया करिए कि कौन से दिन उसको बनाया गया है। पहली बात तो ये। दूसरा, एक उन लोगों से मैं एक अभी तो हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनसे भी पूछना चाहूँगी जो ये कहते हैं कि अगर मैं कभी कोई लिटरेरी टर्म्स या ग्रामर पढ़ाती हूँ जो सभी एग्जाम्स में कॉमन होते हैं, जब वो मुझसे कहते हैं कि मैम यूपी टीजीटी पीजीटी का पढ़ाइए, ग्रामर में कहते हैं, तो भाई मैं आपसे एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। यूपी टीजीटी पीजीटी की जो ग्रामर है, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी की, वो किसी दूसरे ग्रह की थोड़ी ना है, इसी ग्रह की है। और वो जो ग्रामर जो है हर टीचिंग एग्जाम की सेम ही होती है, आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। मुझे तो पता भी नहीं होता, मेरे वीडियोस जो मैं बनाती किसी और पर्पस के लिए हूँ, लोग उससे कोई और एग्जाम निकाल लेते हैं। तो आप जो है प्लीज़ ये मत सोचिए कि अगर यहीं पर कोई चीज़ लिखी होगी तभी वो हमारे लिए हेल्पफुल है। आप ये देखिए कि ये आपका पर्पस सॉल्व कर रही है या नहीं कर रही है। आज के जो लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन हैं वो आरपीएससी के लिए हैं, लेकिन वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी हैं, वो एलटी के लिए भी हैं, वो DSSB के लिए भी हैं। तो ये चीज़ आप ये रखिए कि मैं तो एक बहुत क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पर देती हूँ, और मेरा ये मानना ये है कि वो भाई आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो इसी के साथ मैं अपना जो है आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। लिटरेरी टर्म्स पढ़ा रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी के नए बैच के लिए। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आप अपने कॉल कर सकते हैं हमें 7895937338 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन बैचेज़ है हमारे, ऑफलाइन में नहीं पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन बैचेज़ हैं। आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा, उस पर डेमो क्लासेस भी पड़ी हुई हैं। और बस इतना ही कहना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ कॉल्ड। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड, जब हम डिक्शनरी में कोई वर्ड को देखते हैं और उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो बिल्कुल उसका जो शब्द है और शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, दैट इज कॉल्ड डिनोटेशन। यानी कि किसी डिक्शनरी में किसी वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज डिनोटेशन। Now the next question is the ellipsis refers to। एलिप्सिस का मतलब क्या होता है? एलिप्सिस पहले यहाँ पे समझिए कि एलिप्सिस होता है, देखिए ये छोटी छोटी 3 डॉट्स होती हैं, मैंने ज़्यादा बड़ी बना दी हैं। ये 3 डॉट्स होती हैं। जब हम किसी कोटेशन को काटते हैं या किसी लंबी कोटेशन को काटा जाता है तो उसमें और इन्वर्टेड कॉमर्स से हम शुरू करते हैं। जैसे शुरू के हमने वर्ड्स छोड़ दिए तो हम उसमें जो है क्या लगाते हैं, 3 डॉट्स लगाते हैं, और लास्ट में अगर काट रहे हैं तो 4 डॉट्स लगा के इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देते हैं। एलिप्सिस पंचुएशन मार्क है। एलिप्सिस का एक और मतलब ये होता है कि व्हेन द राइटर इज ओवरवेल्म्ड एंड ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, देन आल्सो ही यूजेस एलिप्सिस टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। कि कई बार डॉट 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 की
तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाने में अनेबल है। तो ओमिशन ऑफ वर्ड्स, वैसे बेसिकली एलिप्सिस को जो यूज़ करते हैं ओमिशन वर्ड्स को छोड़ देने के लिए, जब हम हटा देते हैं वर्ड्स को तो हम यूज़ करते हैं एलिप्सिस। And now the next question is using softer sounding words to avoid bluntness. Softer sounding words की sound है किसी बुरे चीज़ को किसी अच्छी चीज़ से जब हम स्वैप कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि कोई व्यक्ति के मरने के लिए हम पास्ट अवे लगाते हैं, या किसी ब्लाइंड व्यक्ति को हम जो है ब्लाइंड ना कहकर उसे मिल्टन कहते हैं, और अगर जो है प्रेग्नेंट की जगह फैमिली वे यूज़ किया जाता है तो ये हार्श एक्सप्रेशंस की जगह सॉफ्ट एक्सप्रेशंस हैं और उन्हें कहा जाता है यूफेमिज्म। दैट इज़ यूफेमिज्म। The 7-line stanza used by medieval poets is known as। देखिए जो 7-line stanza था वो सबसे पहले यूज़ किया था चौसर ने, और चौसर के बाद उस स्टेंजा को जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने यूज़ किया था अपने वर्क किंग स्क्वायर में, और इसीलिए उस स्टेंजा फॉर्म का नाम पड़ा राइम रॉयल, क्योंकि राजा ने उसे यूज़ किया था। दैट्स वाई इट वाज नेम्ड राइम रॉयल। चौसेरियन स्टेंजा भी कहते हैं और राइम रॉयल भी कहा जाता है। इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू। लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई नॉवल है, अगर वो 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और 4 चैप्टर की कहानी अलग अलग जो कैरेक्टर है वो सुनाता है तो उसे पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। जो कैरेक्टर स्टोरी सुना रहा है उसका जो परिप्रेक्ष्य है उसे पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, दैट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू जब कोई जो व्यक्ति है, जो कैरेक्टर है वो स्टोरी सुना रहा है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ व्यू। इसका एग्जांपल अगर हम दें तो फॉकनर की अगर आपने द साउंड एंड द फ्यूरी अगर पढ़ी हो नॉवल, तो उसके हर जो चैप्टर है, जो पार्ट है, उसे अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं उसे कहानी सुना रहे हैं, जैसे बेंजी, क्विंटिन, तो वो कहानी सुना रहे हैं, तो वो उनका क्या है, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हेन हु इज टेलिंग द स्टोरी, तो इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू इज हु इज टेलिंग द स्टोरी। In fiction, the author's overall main idea or most important message is called। फिक्शन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसके आसपास पूरा प्लॉट जो है वो घूमता है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज थीम। उसे थीम जो है वो कहा जाता है। रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ठीक करना चाहूँगी। अगर रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट और वॉल साउंड, वॉल जो लेटर है उसे एलिट्रेशन कहते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट से अगर कहे फुल जो है फुली फैदम दाई फादर लाइज, तो इसमें एफ 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 रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने 2021 का जो टीजीटी का क्वेश्चन आया था उसमें जो एस टी कॉलरिज की पोएम की लाइनें थी, अलोन अलोन ऑल अलोन और अलोन अलोन ऑल अलोन, तो इसमें तो ए रिपीट हो रहा था और वो वॉल साउंड है, वॉल लेटर है, तो वो उसमें तो अगर एक सेम लेटर एक विशेष इंटरवल पर रिपीट होता है तो वेदर इट इज़ कॉन्सोनेंट और वेदर इट इज़ वॉल साउंड और वॉल लेटर, उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। दैट इज एलिट्रेशन। A statement that appears self-contradictory but that reveals a kind of truth। एक ऐसा स्टेटमेंट जो देखने में ऊपर से लगता है कि ये चीज़ सच नहीं हो सकती, खुद को ही काटता हुआ स्टेटमेंट होता है, मगर वो जो है उसके अंदर एक सच छुपा रहता है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज पैराडॉक्स। वो पैराडॉक्स होता है, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि एक अमीर कंजूस से ज़्यादा गरीब कोई नहीं, तो सही, एक अमीर कंजूस से ज़्यादा गरीब कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर एक व्यक्ति अमीर होते हुए भी कंजूस है तो उससे ज़्यादा गरीब कोई व्यक्ति नहीं होगा। और अगर हम ये कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता वो सबसे ज़्यादा भगवान को मानता है, ये वाले पे एक बार किसी ने ये पूछा था, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज द ग्रेटेस्ट बिलीवर ऑफ गॉड। तो बिल्कुल सही बात इसलिए है क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं
तो आप उसे कभी भी प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो भगवान को नहीं मानता वो सबसे ज़्यादा उसे प्रूव करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जितना हम भगवान का नाम नहीं लेते वो लेगा। तो इसीलिए जो भगवान को नहीं मानता वो सबसे ज़्यादा भगवान को मानने वाला है। ये भी एक पैराडॉक्स का ही एग्जाम्पल है। तो दैट इज पैराडॉक्स। A story that ends with a happy resolution of conflicts faced by the main character or characters। एक ऐसी कहानी जिसका अंत जो है वो अच्छा होता है, जिसे डिनूमे कहा जाता है, अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट, की सब चीज़ सुलझ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कॉमेडी। फार्स इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि फार्स का मतलब होता है पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाली, इसलिए जो उसमें स्लैपस्टिक कॉमेडी जिसे कहा जाता है, एक ऐसे प्ले जिसका अंत भला होता है, सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं, हैप्पी एंडिंग होती है, दैट इज नोन एज कॉमेडी। द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर ये एक स्टेटमेंट है, अगर मैंने तुम्हें एक बार बता दिया तो 1000 बार बता दिया, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जैजरेशन का, हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें एक बार बता दिया तो 1000 बार बता दिया, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहने के लिए, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। A poem consisting of 4 lines of a poem that can be considered a unit। एक पोएम की 4 लाइंस जो एक यूनिट मानी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? वो स्टेंजा फॉर्म होती है क्वाट्रेन। जैसे 3 लाइन का अगर फॉर्म 3 लाइन की अगर 3 लाइन जो है उसे क्या कहते हैं? अगर 3 लाइन का स्टेंजा होगा तो टर्सेट कहा जाता है, 4 लाइन का स्टेंजा है तो क्वाट्रेन कहा जाता है, 2 लाइन का है तो कपलेट कहेंगे। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो हैं ये किसी व्यक्ति को का नाम ना लेकर जब उसके लिए कोई एडजेक्टिव्स यूज़ करे जाते हैं, फादर ऑफ नेशन या बार्ड ऑफ एवॉन, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये एपिथेट्स होते हैं। तो दिस इज नोन एज एपिथेट। एपिथेट मीनिंग एडजेक्टिव। A type of comedy in which ridiculous and often stereotyped characters are involved in silly, far-fetched situations। जब पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाली कॉमेडीज होती हैं, एक ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें पता है कि क्या होगा आगे, तो वो क्या होती हैं? उसे फार्स कहा जाता है, जिसमें स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स, एक ऐसी घिसी पिटी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें पता है कि हंसी आएगी, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज फार्स। The use of a language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, a thing, a place or an experience। जब हम शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, किसी स्थान की इमेज जो है वो बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इमेजरी। इसका बहुत सटीक एग्जांपल, अगर आप कीट्स की पोएम्स आपने पढ़ी हैं तो कीट्स की पोएम्स पढ़ के बिल्कुल सीन जो है वो सजीव दिखने लगता है। दैट इज नोन एज इमेजरी। A statement that says less than what is meant। एक स्टेटमेंट जो कहता कम है बल्कि हुआ ज़्यादा होता है, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ अंडरस्टेटमेंट। जैसे कल रात को खूब तेज़ बारिश आई, सारे तूफान की वजह से सारे जो है सब घर उड़ गए, सारे जो है सब बहुत ज़्यादा विनाश हुआ, और कोई देख के कहे ऐसा लगता है कल रात को थोड़ी सी बारिश आई, तो ये क्या है कि इट सीम्स एज इफ लास्ट नाइट इट रेन्ड अ लिटिल बिट। तो ये जो है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टेटमेंट। या पूरी किसी की कार को रगड़ दिया, उस पर ढेर सारे जो हैं वो बहुत पूरा पेंट हट गया, एंड यू जस्ट से दैट इट्स अ माइनर स्क्रैच, तो यू कैन हैव इट रिपेयर्ड। तो ये अंडरस्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। तो दीज आर कॉल्ड अंडरस्टेटमेंट। ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। एक छोटी सी कहानी जो किसी की कहानी एक कही जाती है, किसी एग्जाम्पल देने के लिए कही जाती है, बीच में कोई एग्जाम्पल देने के लिए, तो दैट इज नोन एज एनेक्डोट। A song of sorrow especially for the dead is called। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप करने वाले को क्या कहा, कि सॉन्ग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं एलिजी। वैसे डायर्ज भी कहते हैं, और ये है एलिजी।
एलिजी और डायर्ज में फ़र्क ये होता है कि एलिजी में मूड शुरुआत जो होती है वो एक नेगेटिव पेसिमिस्टिक होती है, मगर अंत तक आते आते पोएट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। मगर डायर्ज में ऐसा नहीं होता, वो विलाप सॉन्ग है तो वो एंड तक उसकी एक सी ही जो है वो फीलिंग रहती है। ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, पेट्रियार्कन सोनेट में 14 लाइंस होती हैं। पहली 8 लाइंस को कहा जाता है ऑक्टेव और लास्ट की जो 6 लाइंस होती हैं उन्हें सेस्टेट कहा जाता है। इन सेस्टेट को अगर हम 3-3 के पार्ट्स में बांट दें तो इन्हें टर्सेट्स कहा जाता है, और अगर इसे 4-4 के पार्ट में बांट दें तो उसे क्वाट्रेन कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये है ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ 8 लाइंस, दैट इज 8 लाइंस। Which of the following phrases best characterizes the late 19th century aesthetic movement? विक्टोरियन एज में जो एस्थेटिक मूवमेंट आया था उसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब होता है कि वी शुड सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट only from the point of view of art and we should not try to put any sort of moral values in them। तो उसे कहा जाता है आर्ट फॉर आर्ट सेक, जिसमें अगर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट जो है उन्हें उसी की तरह देखना चाहिए, उनमें मॉरल वैल्यूज को यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो दैट इज आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये डी है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, डी। It was the best of times, it was the worst of times, it was the best of time, it was the worst of time। ये दो जो है ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को आमने सामने रखा गया है, तो इसीलिए ये है दैट इज एंटीथीसिस। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। अब आप ये देखिए, लव का ऑपोजिट है मैरिज, मैरिज और आइडियल का ऑपोजिट है रियल। तो दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को आमने सामने रखा गया है, तो दैट इज एंटीथीसिस। लेट्स गो टू बेड नाउ। बेड जो है यहाँ पर ये नाम जब बदल देते हैं किसी चीज को, सोने के लिए आप उसके इंस्ट्रूमेंट को जब यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज मेटोनमी। Humor is the shock absorber of life. It helps us take the blows. ह्यूमर को शॉक एब्जॉर्बर से कंपेयर किया गया है और कंपैरिजन के वर्ड्स जो हैं वो यूज नहीं किए गए हैं, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। ब्लिंक एन अलार्म क्लॉक चेंज इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। ब्रिंग की आवाज है, जब आवाज आती है तो फिगर ऑफ स्पीच होती है ओनोमोटोपिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। सिंप्लिसिटी साधारण, बहुत स्वीट म्यूजिक और मेलोडी जो है वो जो रिमार्केबल फीचर्स होते हैं बैलेड के। बैलेड यानी कि जो लोकगीत को जिन्हें कहते हैं, तो ये फीचर्स हैं बैलेड के। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। और अब जो है इनको आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो वेल एंड गुड है, नहीं अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय।